नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग 15 फरवरी 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे। तो आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहला विषय है भारत के भू-स्थानिक क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने की जरूरत। तो भारत जो है चूंकि भू-स्थानिक क्षेत्र में नई गाइडलाइन जारी किया था, नए दिशा निर्देश जारी किया था। कब? 15 फरवरी 2021 को। तो इस तरह से इसका 1 वर्ष पूरा हुआ है। तो इसमें भू-स्थानिक क्षेत्र है क्या, इसमें और भी इस क्षमता को बढ़ाने की जरूरत क्या है, इसके पीछे क्या क्या दिक्कतें हैं, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा है गलत निदान गलत उपाय। तो इसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियम 1954 के नियम 6(1) में प्रस्तावित संशोधन, जो केंद्र सरकार को राज्य सरकारों या अधिकारियों की सहमति के बिना आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का एक तरफा आदेश देने का अधिकार देता है। तो इसी से संबंधित जो विवाद है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इससे क्या समाधान हो सकते हैं, इसमें क्या कमियां हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आईपीओ के लिए एलआईसी की राह। तो भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे एलआईसी कहते हैं, वह आईपीओ की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। तो इस तरह से आईपीओ, जिसे आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा, निवेशकों में क्यों डर है और एलआईसी कैसे राजस्व कमाती है, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं, सरकार के इसमें क्या निहितार्थ हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। और चौथा टॉपिक होगा पाक की खाड़ी में मत्स्य पालन संघर्ष। तो इसमें जो महत्वपूर्ण घटना अभी शनिवार को हुई कि तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया और अवैध मछली पकड़ने की गतिविधि में शामिल होने के आरोप में उनकी 2 मछली पकड़ने वाली नौकाओं को भी जब्त कर लिया गया है। तो एक पखवाड़े में यह तीसरी ऐसी घटना है। तो ऐसे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केंद्र का दरवाजा खटखटाया है और इसमें हम इसके साथ साथ इसकी समस्या के बारे में बात करेंगे कि यह दशकों से चली आ रही समस्या पर अभी तक भारत और श्रीलंका के मछुआरे इस बात पर क्यों सहमत नहीं हो पाए हैं, इस विवाद का क्या कारण है और आगे की राह क्या हो सकती है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न से संबंधित 2 प्रश्नों के उत्तर की संरचना की चर्चा करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि पृष्ठ संख्या 15 पर है। इसको सामान्य अध्ययन के 3rd पेपर यानी रोजगार और विज्ञान प्रौद्योगिकी दोनों में डाल सकते हैं। तो इसमें जो टॉपिक है कि भारत के भू-स्थानिक क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। तो विवरण में यही है कि चूंकि 15 फरवरी 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत में भू-स्थानिक क्षेत्र हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जो मौजूदा प्रोटोकॉल को निष्क्रिय कर इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा हेतु अधिक उदार बनाते हैं। तो भू-स्थानिक क्षेत्र में क्या होता है, भू-स्थानिक आंकड़ा क्या है? तो भू-स्थानिक आंकड़ों में पृथ्वी की सतह पर मौजूद वस्तुओं, घटनाओं आदि के विषय में संबंधित आंकड़े शामिल होते हैं। ये आंकड़े स्थिर और अस्थिर दोनों वस्तुओं के हो सकते हैं, जैसे सड़क का स्थान, भूकंप की घटना, गतिशील वाहन, पैदल यात्रियों की चाल, संक्रामक रोग का प्रसार। तो इस तरह से इसके बारे में जो है अवस्थिति, वहाँ की विशेषता, समय। तो भू-स्थानिक डेटा के उपयोग के परिणाम स्वरूप पिछले दशक में खाद्य वितरण, ई कॉमर्स, मौसम जैसे विभिन्न ऐप्स की वजह से दैनिक जीवन में वृद्धि देखी गई है। तो यह जो है 2021 में दिशा निर्देश जारी क्यों किया गया, क्योंकि इसके पहले की जो व्यवस्थाएं थीं, काफ़ी सख्त प्रतिबंध हुआ करता था, सरकार द्वारा संचालित हुआ करता था। लेकिन इस नीति के बाद खुली पहुंच हो गई, यानी भारत के सभी संस्थानों को सुरक्षा से संबंधित आंकड़ों को छोड़कर भू-स्थानिक आंकड़ों और सेवाओं तक खुली पहुंच अब प्रदान की जा रही है और जो प्रतिबंध, सख्त प्रतिबंध थे, वह हटा दिए गए हैं। तो इस तरह से स्थानीय आंकड़ों के विनियमन का, इसके जो दिशा निर्देश का जारी करने का कारण ही यही था कि चूंकि विलंबित परियोजनाएं थीं,
तो ऐसे में जो पहली वर्षगांठ मनाते समय पीछे मुड़कर देखने और इसके प्रभाव का आकलन करने और बाधाओं की पहचान करने का है, ताकि भूस्थानिक क्षेत्र की पूरी क्षमता का हम लोग निर्माण कर सकें। तो सामान्य तौर पर भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए भारत में एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी एक मजबूत इकोसिस्टम है, जिसमें भारतीय सर्वेक्षण जिसे SOI कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर और विशेष रूप से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तथा सभी मंत्रालय भी इसमें शामिल हैं। हालांकि अभी तक पूर्ण लाभ जनता तक इसका नहीं पहुंच पाया है, न ही देश की GDP में इसका योगदान ठीक ढंग से हो पा रहा है, क्योंकि दिशा निर्देशों की घोषणा के बाद से ही भूस्थानिक क्षेत्र के बारे में बहुत अधिक प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। इवन स्वतंत्रता दिवस के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में और केंद्रीय बजट में भी भूस्थानिक के उल्लेख ने काफी चर्चा का विषय बना दिया इस विषय को। और मीडिया ने भी कहा है कि वर्ष 2029 तक 13% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर जिसे CAGR के साथ बाजार को लगभग 1 लाख करोड़ का अनुमान लगाते हुए कई लेख भी प्रकाशित किए हैं। नतीजन भूस्थानिक क्षेत्र जिसे निवेशकों द्वारा वर्जित माना जाता था में नई रुचि देखने को मिल रही है। पिछले साल भी जमीन पर कुछ गतिविधियां देखी गई। सबसे अधिक ध्यान देने योग्य था मैप माई इंडिया और अन्य ध्यान देने योग्य गतिविधि भारत में जेनेसिस इंटरनेशनल द्वारा एक शहर मानचित्रण कार्यक्रम का शुभारंभ भी था। तो भूस्थानिक के लिए निवेशकों का एक ऐसा रुख जो कि शासन में नहीं देखा गया था, यह निश्चित है कि नए दिशा निर्देशों ने भूमिका निभाई है। आज निजी उद्योग में भी एक सकारात्मकता दिख रही है, जो पिछले वर्षों की तरह अधिक आशंकित और रूढ़िवादी नहीं है, जबकि सरकार ने अपना काम किया है और उद्योग भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी सवाल बने हुए हैं कि क्या भूस्थानिक के दोहन की पूरी क्षमता है? यह जो सक्षम नीति है लागू होने के बावजूद भी अभी भी बाधाएं हैं। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे और इससे कैसे निपटा जाए इसके बारे में भी बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि सबसे प्रमुख बाधाओं में भारत में एक बड़े भूस्थानिक बाजार का अभाव है, यानी भारत की क्षमता और आकार से जुड़े पैमाने पर भूस्थानिक सेवाओं और उत्पादों की कोई मांग नहीं है, और यह मुख्य रूप से सरकारी और निजी में संभावित उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता की कमी के कारण है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बाधा है कि पिरामिड में कुशल जनशक्ति की कमी रही है, यानी न्यू डेटा की अनुपलब्धता विशेष रूप से उच्च रेजोल्यूशन पर भी एक बाधा है। डेटा साझाकरण और सहयोग पर स्पष्टता की कमी सह निर्माण और संपत्ति को अधिकतम करने से रोकती है। और अंत में कुछ मामलों को छोड़कर भारत की समस्याओं को हल करने के लिए विशेष रूप से बनाए गए उपयोग के लिए तैयार समाधान भी अभी तक नहीं है। और जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता, केवल नीति ही पर्याप्त नहीं होगी। इन मुद्दों को रातों रात हल नहीं किया जा सकता है। दशकों के प्रतिबंधों के कारण जड़ता और मानसिकता को दूर करना मुश्किल होगा। हालांकि भारत को छलांग लगाने के लिए आक्रामक होने की जरूरत है, इसलिए जहां तक इस क्षेत्र का संबंध है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब इसमें क्या ध्यान देने की आवश्यकता है? तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पूरी नीति दस्तावेज को प्रकाशित किया जाए और सरकारी और निजी उपयोगकर्ताओं को चीजों से अवगत कराया जाए, जागरूकता बढ़ाया जाए, जिससे कि सरकारी के साथ साथ निजी यानी निजी उद्योगों की रुचि इसमें बढ़े। और सरकार को विकासशील मानकों में निवेश करने की भी जरूरत है और मानकों को अपनाने का आदेश दिया जाना चाहिए। और सभी सार्वजनिक वित्त पोषित डेटा को सेवा मॉडल के रूप में बिना किसी शुल्क या नाम मात्र के शुल्क के डेटा के माध्यम से सुलभ बनाने के लिए एक भू पोर्टल स्थापित करने की भी आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को आसानी हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण डेटा साझाकरण, सहयोग और सह निर्माण की संस्कृति को विकसित करना है। और भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल उन्नयन मॉडल शहरों के लिए डेटा स्तर और प्राकृतिक संसाधनों का डेटा भी शामिल होना
चाहिए, स्थानिक प्रौद्योगिकी और समाधानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और एसओआई और इसरो जैसे राष्ट्रीय संगठनों को भी जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, जिससे कि इसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से किया जा सके। और एक अकादमिक कार्यक्रम भी बहुत आवश्यक है। यानी हालांकि भारत में कई ऐसे हैं जिन्हें भूस्थानिक में प्रशिक्षित किया जाता है। यह ज्यादातर या तो मास्टर स्तर के कार्यक्रम या नौकरी पर प्रशिक्षण के माध्यम से होता है। तो पश्चिम के विपरीत भारत में मुख्य पेशेवरों की अभी कमी है जो भूस्थानिक को ठीक ढंग से समझते हों। तो भारत को प्रौद्योगिकी संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में भी भूस्थानिक में स्नातक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। इसके अलावा एक समर्पित भूस्थानिक विश्वविद्यालय होना चाहिए, तभी जो है इस पर प्रगति की जा सकती है। तो ऐसे कार्यक्रम अनुसंधान और विकास प्रयासों को बढ़ावा देंगे जो स्थानीय स्तर पर प्रौद्योगिकियों और समाधानों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम निष्कर्षतः यही कह सकते हैं कि देश में भूस्थानिक क्षेत्र निवेश के लिए सही स्थिति में है। हालांकि चर्चा किए गए मुद्दों पर स्पष्टता और एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण अभी भी आवश्यक है। जब तक हम 10वीं वर्षगांठ मनाते हैं तब तक हमें भारत के बाजार को और मजबूत करना होगा और भारतीय उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करना होगा। तभी जो है इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण इनकरेक्ट डायग्नोसिस रॉन्ग रेमेडी। इसे पृष्ठ संख्या 7 पर आई हुई है, संपादकीय पृष्ठ पर। इसे गवर्नेंस के अंतर्गत डाल सकते हैं। गलत निदान गलत उपाय, यानी केंद्र में आईएएस अधिकारियों की कमी के लिए प्रस्तावित संशोधनों की तुलना में आसान उपाय भी हैं। तो प्रमुख तथ्य यही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम 1954 के नियम 6 कोष्टक 1 में प्रस्तावित संशोधन ने संबंधित विवाद को फिर से उकसा दिया है, जो केंद्र सरकार को राज्य सरकारों या अधिकारियों की सहमति के बिना आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का एक तरफा आदेश देने का अधिकार देता है। हालांकि इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो केंद्र उन्हें इस आधार पर उचित ठहराता है कि राज्य अपने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व यानी सीडीआर दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र की रिपोर्ट में यही कहा गया है कि राज्य ठीक ढंग से प्रतिनियुक्ति में अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण केंद्र मध्य स्तर के आईएएस अधिकारियों, विशेष रूप से उप सचिवों और निदेशकों की भारी कमी से जूझ रहा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। और इससे पहले भी अगर बात किया जाए, अभी तो पश्चिम बंगाल, इससे पहले तमिलनाडु, यानी कुछ ऐसे राज्य हैं जो विरोध में है, लेकिन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए कुछ इच्छुक आईएएस अधिकारियों के नाम को इन लोगों ने आगे बढ़ाया ही नहीं। लेकिन तथ्य यह भी है कि जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर भी राज्य सीडीआर दायित्वों को ठीक ढंग से नहीं निभा रहे हैं। तो यही दर्शाता है कि केंद्र को नाम अग्रेषित करने में उनकी अनिच्छा वास्तविक समस्या नहीं है। प्रस्तावित संशोधनों की तुलना में कमी के लिए सरल, अधिक प्रभावी और कम विवादास्पद समाधान भी हैं। तो इस कमी के मूल कारण क्या हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और साथ साथ इसके समाधान की भी बात करेंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है, पहला कारण है कि 1991 के बाद आईएएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती में भारी कमी की गई। तो इस तरह से इस धारणा के तहत अगर कहा जाए, इसमें कहा जाता है, इसमें गुमराह किया जाता है कि आर्थिक उदारीकरण। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा 1991 में ही एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें जो कहा जा रहा है मेन कारण, उदारीकरण के कारण सरकार की भूमिका कम हो जाएगी, यह उस समय इस तरह का आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्र को इस गलती को सुधारने और 1991 से पहले की वार्षिक भर्ती को बहाल करने के लिए इसमें लगभग 20 साल लग गए और 1 जनवरी 2021 तक अखिल भारतीय स्तर पर आईएएस अधिकारियों की 23% कमी थी। तो अल्पकालिक उपाय के रूप में कुछ वर्षों के लिए वार्षिक रूप से भर्ती किए जाने वाले आईएएस अधिकारियों की संख्या को लगभग 200 तक बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कैडर समीक्षा की कमी है और यह केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से राज्यों में कुछ रणनीतिक पदों को कैडर पोस्ट के रूप में नामित करने और उन्हें विशेष रूप से आईएएस अधिकारियों के लिए निर्धारित करने के लिए आयोजित एक अभ्यास है। तो तमिलनाडु में अनुशासनिक कार्रवाई आयुक्त, पुरातत्व आयुक्त और संग्रहालय आयुक्त जैसे
पदों को कैडर पदों के रूप में नामित किया गया है। तो सभी राज्यों में एक उचित कैडर समीक्षा कई आईएएस अधिकारियों की गैर रणनीतिक पदों से मुक्ति करेगी और कमी को कम करेगी। तो यह केंद्र के लिए राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों को समझने या उसको समाधान के लिए केंद्रीय मंत्रालय को कम करने के लिए एक मजबूत मामला है, जिससे आईएएस अधिकारियों की मांग और राज्य के सीडीआर दायित्वों में कमी आई है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, वर्ष 2000 से केंद्रीय सचिवालय सेवा समूह बी श्रेणी में अधिकारियों की सीधी भर्ती को बिना सोचे समझे बंद करना और 2011 से लंबे मुकदमेबाजी के कारण केंद्रीय सचिवालयों में रैंकों से अधिकारियों की नियमित पदोन्नति में अनुचित देरी है। इन अधिकारियों का इस्तेमाल किया गया और केंद्रीय सचिवालय में उप सचिव निदेशक स्तर के पदों के एक बड़े अनुपात पर कब्जा करने के लिए। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण। चौथा कारण है कमी का कि राज्य सिविल सेवा से पदोन्नति या चयन द्वारा आईएएस में नियुक्त अधिकारियों की सेवाओं का केंद्र द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग न करना। लगभग 2250 अधिकारियों का एक बड़ा समूह है, आमतौर पर 35 से 55 वर्ष की आयु वर्ग में, जिनके पास अपार क्षेत्र का अनुभव है, राज्य से बंधे हुए हैं। तो इन अधिकारियों को आईएएस में नियुक्ति और मसूरी में उनके प्रशिक्षण के तुरंत बाद उप सचिवों निदेशकों के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कम से कम 2 साल तक काम करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। उनके राज्य कैडर में उनकी अगली पदोन्नति केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की इस अनिवार्य अवधि को पूरा करने के अधीन होना चाहिए और नियुक्ति के समय 50 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों को छूट दी जा सकती है। इससे केंद्र में उप सचिव निदेशक स्तर के अधिकारियों की कमी की समस्या को एक झटके में दूर किया जा सकता है। और पांचवा जो कारण है, अत्यधिक प्रतिबंधात्मक शर्तों, विकृत प्रोत्साहन, प्रस्ताव सूचियों की वार्षिक समाप्ति आदि केंद्र द्वारा स्वयं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए कई प्रशासनिक बाधाएं हैं। तो इन सब कारणों के साथ साथ प्रस्तावित जो समाधान है, इसमें सुझाव यही है कि सीधी भर्ती हुए आईएएस अधिकारियों के लिए 9 से 25 साल की सेवा के बीच केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कम से कम 3 साल की सेवा करना अनिवार्य किया जाना चाहिए और उनके राज्य संवर्ग में प्रधान सचिव ग्रेड में उनकी पदोन्नति यानी आमतौर पर 25 वर्ष के बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की इस अनिवार्य अवधि को पूरा करने के अधीन होना चाहिए। केंद्र में संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव और सचिव के पदों के लिए आईएएस अधिकारियों के पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया अपारदर्शी और मनमानी होने के कारण काफी निंदनीय है। तो केंद्र ने सीधे अपने संयुक्त सचिवों, अतिरिक्त सचिवों और सचिवों को आईएएस अधिकारियों से प्रस्ताव पर चुनना चाहिए, जो चयन की प्रक्रिया के माध्यम से राज्य सरकारों में समकक्ष ग्रेड में कार्य कर रहे हैं, तो ठीक उसी तरह जैसे वह उप सचिवों और निदेशकों को चुनता है। तो यह सब समाधान किया जा सकता है। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्य परिषद जैसी संस्थाएं हैं जो विशेष रूप से ऐसी केंद्र राज्य स्थितियों से निपटने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पर जो है कार्य किया जाए, नहीं तो इससे पहले की चीजें हाथ से निकल जाएं। तो इस पर कार्य करने की आवश्यकता है, निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, ये भी पृष्ठ संख्या 15 पर ही है। इसको सामान्य अध्ययन के तृतीय पेपर आर्थिक विकास यानी एलआईसीज रोड टू द आईपीओ यानी आईपीओ के लिए एलआईसी की राह। तो एलआईसी राजस्व कैसे कमाती है, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार की क्या योजना है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे क्या कहते हैं आईपीओ, के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल कर दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डीआरएचपी के एक दिन बाद एलआईसी ने ग्लोबल निवेशकों को लुभाने के लिए रोड शो शुरू किया। सरकार जिसके पास एलआईसी का 100% है और आईपीओ के माध्यम से अपनी 5% हिस्सेदारी बेचेगी। तो इसमें जो है एलआईसी क्या करता है, तो एलआईसी विभिन्न प्रकार के जीवन बीमा उत्पादों को बेचकर पैसा कमाती है। हर व्यक्ति कोई ना कोई एलआईसी यानी पॉलिसी जरूर लिया होगा। तो यह कंपनी मृत्यु, दुर्घटना के कारण, विकलांगता आदि के मामले में बीमा कवर के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा करने वाले ग्राहकों से प्रीमियम एकत्र करती है और यह काफी प्रसिद्ध है, कह सकते हैं आम लोगों में यह बहुत ही कह सकते हैं एथेंटिक माना जाता है इस संस्था को।
और कंपनी अपने द्वारा एकत्र किए गए कुछ प्रीमियम और अन्य अधिशेष धन को स्टॉक, सरकारी बॉन्ड और अन्य निवेश उत्पादों में भी निवेश करती है, जिससे रिटर्न उसके समग्र लाभ से जुड़ जाता है। और एलआईसी अपने अधिकांश मुनाफे को बोनस के रूप में पॉलिसी धारकों को वापस वितरित करता है। तो वास्तव में एलआईसी वर्तमान में अपने लाभ का केवल 5% एकमात्र शेयरधारक सरकार को देता है। शेष 95% लाभ या तो कंपनियों में वापस निवेश किए जाते हैं या पॉलिसी धारकों को बोनस के रूप में वितरित किया जाता है। तो अब ऐसे में पॉलिसी धारकों को काफी चिंता हो रही है कि कहीं यह जो 95% शेष लाभ है इसमें कटौती ना कर दी जाए। तो पॉलिसी धारक आईपीओ को लेकर क्यों चिंतित हैं? तो सरकार एलआईसी में अपनी 5% हिस्सेदारी जनता को बेचना चाहती है। ने माना कि जिस तरह से एलआईसी अपने मुनाफे का वितरण करती है वह बहुत सारे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक समस्या हो सकती है। तो यहां पर देखिए कह रहे हैं ना 95% से घटकर 90% हो जाएगा, तो शेष लाभ सरकार सहित शेयर धारकों के पास यह चला जाएगा। क्योंकि एलआईसी के शेयर खरीदने वाले निवेशक हर साल एलआईसी द्वारा अर्जित लाभ का एक बड़ा हिस्सा चाहते हैं। यदि वे सरकार द्वारा प्रस्तावित शेयरों को सरकार द्वारा वांछित कीमत पर खरीदना चाहते हैं। आखिरकार निवेशक किसी भी कंपनी के शेयरों के लिए जो कीमत चुकाने को तैयार हैं वह भविष्य के नकदी प्रवाह पर निर्भर करता है कि वे शेयरों के मालिक होने की उम्मीद करते हैं। इसका मतलब यही है कि पॉलिसी धारकों को वितरित किए जाने वाले मुनाफे का हिस्सा गिरने की संभावना है, क्योंकि सरकार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी को सर्वोत्तम मूल्य बेचने की कोशिश करती है। तो संक्षेप में यही कह सकते हैं कि जैसा कि सरकार आईपीओ में भाग लेने वाले निवेशकों के लिए अपनी हिस्सेदारी बिक्री को आकर्षक बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती है, पॉलिसी धारक अपनी नीतियों से जो रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं वह आगे चलकर कम हो सकता है। यही कारण है कि पॉलिसी धारक इस आईपीओ को लेकर के चिंता में हैं। तो आगे की राह क्या हो सकती है, आगे क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु छिपा हुआ है? हालांकि आईपीओ के समर्थकों का तर्क यही है कि एलआईसी की संपत्ति के प्रबंधन में अधिक से अधिक निजी भागीदारी के लाभों के खिलाफ पॉलिसी धारक के रिटर्न को प्रभावित किया जाना चाहिए। एलआईसी अपनी अधिकांश पूंजी सरकारी बॉन्डों में लगाती है और इस पैसे का अन्य तरीकों से बेहतर उपयोग किया जा सकता है जो उच्च रिटर्न देते हैं और अर्थव्यवस्था में भी मदद करते हैं। यदि बीमा उद्योग में अधिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाता है तो उच्च प्रतिफल पॉलिसी धारकों को भी मिल सकता है। शेयर धारकों के पास जाने वाले मुनाफे का अधिक हिस्सा होने के साथ रिटर्न भी जोखिम के अनुरूप हो जाएगा। और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एलआईसी को कई असफल व्यवसायों को उबारने के लिए केंद्र द्वारा वर्षों से एक कह सकते हैं गुल्लक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए एलआईसी द्वारा आईडीबीआई बैंक की खरीद की काफी आलोचना की गई क्योंकि इसका कोई व्यावसायिक अर्थ नहीं था। अन्य संघर्षरत कंपनियों जैसे डीएचएफएल, रिलायंस कैपिटल आदि में एलआईसी का निवेश भी इसी तरह के जांच के दायरे में आया है। तो एलआईसी की पूंजी के ऐसे गैर प्रमुख उपयोग के लिए शेयर धारकों से अधिक प्रतिरोध होने की संभावना है जब इसके शेयरों का सार्वजनिक रूप से कारोबार किया जाता है। तो उदाहरण के लिए पिछले साल केंद्र ने आईआरसीटीसी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लेने के लिए अपने फैसले को वापस ले लिया क्योंकि निवेशकों ने कंपनी के शेयरों को छोड़ दिया था। अब देखिए कि आगे क्या होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है पृष्ठ संख्या 15 पर। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जोड़ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सेकंड पेपर में। तो पाक की खाड़ी में मत्स्य पालन संघर्ष, प्रतिस्पर्धी आजीविका और घटती पकड़ की कहानी है। यानी तमिलनाडु और श्रीलंका के दोनों मछुआरे समुदाय एक दूसरे के विरोधी क्यों हैं? तो यह दशकों से चली आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पाक की खाड़ी है, यहाँ पाक स्टेट भी है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो श्रीलंकाई नौसेना ने शनिवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले से 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। तो अवैध मछली पकड़ने की गतिविधि में शामिल होने के आरोप में उनकी 2 मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जब्त कर लिया। तो इस तरह से एक पखवाड़े में यह तीसरी ऐसी गिरफ्तारी है। ऐसे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनकी रिहाई के लिए केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इवन हमारे देश के विदेश मंत्री ने वार्ता भी की है। श्रीलंका ने मत्स्य पालन संघर्ष को एक कूटनीतिक फ्लैश पॉइंट करार दिया है जो तनाव की अवधि के बाद संबंधों के लिए खतरा हो सकता है। वैसे ही चीन मुंह बाए खड़ा हुआ है और श्रीलंका के हम्बन टोटा पर अपना बेस उसने बना ही लिया है। तो ऐसे में अगर भारत श्रीलंका में इन मुद्दों की वजह से विवाद या तनाव उत्पन्न होता है तो चीन
पूरी तरह से श्रीलंका पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करेगा भारत को परेशान करने के लिए। तो इस तरह से पृष्ठभूमि क्या है, तो भारत और श्रीलंका दोनों देशों के मछुआरे कई दशकों से पाक की खाड़ी क्षेत्र में मछली पकड़ते रहे हैं। तो पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के दक्षिण पूर्व तट के मध्य एक अर्ध संलग्न उथला जल निकाय क्षेत्र है। वर्ष 1974 में ही भारत और श्रीलंका द्वारा एक समुद्री समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से यह समस्या उत्पन्न हुई है। तो यह जो जलडमरू मध्य श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप के उत्तर में शुरू होता है और अपने सबसे चौड़े बिंदु पर लगभग 100 किलोमीटर तक फैला है और यह समृद्ध समुद्री संसाधनों विशेष रूप से झींगा के लिए प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर IMB इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पर भी दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया। इन संधियों ने भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले पाक जलडमरू मध्य को 2 नेशन पॉन्ड बना दिया, जो कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि के नियमों के तरह किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप को रोकता है। तो क्या है विवाद इनके बीच, तो दोनों पक्षों के मछुआरों के बीच मुख्य विवाद क्षेत्रीय अधिकारों के बारे में इतना नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से दोनों पक्षों ने समुद्री संसाधनों का सौहार्दपूर्ण ढंग से प्रयोग किया है, उसका दोहन किया है। लेकिन 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त जब हुआ तो श्रीलंका के तमिल बाहुल उत्तर के मछुआरे मछली पकड़ने की कोशिश करने लगे, अपनी आजीविका को फिर से पुनर्विकसित करने का प्रयास करने लगे। तो दशकों से उन्हें सशस्त्र बलों और लिट्टे द्वारा समुद्र तक पहुंच से चूंकि वंचित कर दिया गया था, उन्होंने बहुत ही सीमित संसाधनों और भारी कर्ज के साथ अपने जीवन का पुनर्निर्माण शुरू किया। तो वे नीचे के ट्रॉलरों की चुनौती का सामना कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मछली पकड़ने की विधि जिसे बॉटम ट्रॉलिंग कहते हैं। तो इसके बारे में अभी आगे मैं और अच्छे से आपको एलैबोरेट करता हूं। तो बॉटम ट्रॉलिंग के उपयोग के साथ यह अधिक करना है, तो इसी की वजह से इसका विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। तो श्रीलंकाई मछुआरे यही चाहते हैं कि भारतीय ट्रॉलरों की घुसपैठ तुरंत खत्म हो और तमिलनाडु के मछुआरे 3 साल की चरणबद्ध अवधि पर जोर दें। तो बॉटम ट्रॉलिंग क्या है, तो बॉटम ट्रॉलिंग मछली पकड़ने की एक औद्योगिक विधि है जिसमें भारी भार वाला एक बड़ा जाल समुद्र तल पर खींचा जाता है, जिसकी वजह से नीचे के ट्रॉल का उपयोग समुद्री जीवन को यानी मछलियों को पकड़ने जैसे झींगा, कॉड, फ्लाउंडर, इन सब को। तो बॉटम ट्रॉलिंग से होने वाली जो घटना इससे जो क्षति होती है काफी उस क्षेत्र में काफी विनाश करती है। जैसे जैसे समुद्र के किनारे जाल घसीटता जाता है, उसके रास्ते में आने वाले सभी समुद्री संसाधन, चाहे वह जीव हो, जंतु हो, पादप हो, सब जो है रास्ते में आते हैं। तो मछली पकड़ने का जहाज लक्षित व्यावसायिक प्रजातियों को रखता है और शेष अवांछित मछलियों और जानवरों को छोड़ देता है, और जो कि उसमें मृत रहते हैं, जिसकी वजह से वहां का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र अव्यवस्थित हो जाता है। तो एक बार जब मूंगा और स्पंज समुदाय नष्ट हो जाते हैं तो व्यावसायिक मछलियां और अन्य प्रजातियों जो स्पॉनिंग, आश्रय, नर्सरी, सुरक्षा और भोजन के लिए जो उन पर निर्भर होती हैं वो सब गायब हो सकती है। इसका समाधान अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो इसमें जो प्रथम कारण है कि संघर्ष की बढ़ती जो मानवीय लागत है, क्योंकि श्रीलंकाई नौसेना द्वारा कथित तौर पर समुद्र के बीच में उन पर हमला करने के बाद पिछले साल 5 भारतीय मछुआरे मृत स्वदेश लौट आए। तो हाल ही में जाफना के 2 मछुआरों की मौत ने श्रीलंकाई पक्ष में भी गुस्से को बढ़ा दिया है। तो वर्षों से भारत ने श्रीलंका से भारतीय मछुआरों को रोकने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। हालांकि जब मछुआरों की मौत होती है तो इसकी निंदा की जाती है। इसके अलावा जांच पूरी होने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए दोनों ओर के अधिकारियों द्वारा बहुत ही कम प्रयास यानी प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी होती है। दूसरा है, नई दिल्ली से तमिलनाडु के मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के तरीकों की ओर मोड़ने की कोशिश की ताकि उन्हें पाक जलडमरू मध्य में मछली पकड़ने से दूर रखा जा सके, लेकिन योजना के अनुसार पहल नहीं हुई और मछुआरे अभी भी मछली पकड़ने का सहारा लेते हैं और अक्सर श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा पकड़े जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच यह तनाव उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है, तमिलनाडु को अभी तक उत्तरी तमिल मछुआरों की मुख्य मांग पर सहमत होना बाकी है, क्योंकि दोनों पक्षों के मछुआरों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए मछली जैसे जो ट्रॉलर है उनको जो बॉटम ट्रॉलिंग है उसको बंद करना होगा, बातचीत को फिर से शुरू करना होगा, एक वास्तविक अवसर प्रदान करना होगा।
जिसकी वजह से यह टकराव होते हैं। तो आगे की राह यही हो सकती है कि श्रीलंका में प्रतिबंधित मछली पकड़ने के उपकरणों को पाक खाड़ी में भारत द्वारा प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। ऐसे फिशिंग अभ्यासों पर रोक लगाना चाहिए जो समुद्री पारिस्थितिकी को अपूरणीय क्षति पहुंचाते हैं। समुद्री पारिस्थितिकीविदों, मत्स्य विशेषज्ञों, रणनीतिक विशेषज्ञों और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर पाक खाड़ी प्राधिकरण का भी निर्माण किया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आदर्श एवं संधारणीय क्षमता, फिशिंग हेतु इस्तेमाल किए जा सकने वाले उपकरणों के प्रकार और श्रीलंकाई तथा भारतीय मछुआरों के लिए मछली पकड़ने की तारीखों व दिनों की संख्या आदि का भी निर्धारण किया जा सकता है। तो मछुआरों की आजीविका में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यह सब आगे की राह पे हो सकते हैं और दोनों देश को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि भारत पाक की खाड़ी का जो विवादित क्षेत्र से साझा विरासत में इसे बदल सकता है। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के सरकार के फैसले के निहितार्थों पर चर्चा करें। यह बाजार को कैसे प्रभावित करेगा। तो वर्तमान घटना का जिक्र करते हुए, चूंकि भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट दाखिल कर दिया है। तो इसके बारे में बताते हुए आपको मुख्य भाग में आना है। एलआईसी क्या है, बीमा धारक क्या है, सरकार के इसमें क्या निहितार्थ हैं और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है, पॉलिसी धारक आईपीओ को लेकर क्यों चिंतित हैं, इन सब बातों की चर्चा करते हुए अंत में आपको निष्कर्षता इसको सकारात्मक उत्तर देना है कि चूंकि इस पर सही तर्क, इसका लाभ भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत के भू स्थानिक क्षेत्र में भारत के रोजगार बाजार को मजबूत करने की क्या क्षमता है, इस दिशा में क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। तो हाल ही में इसकी पहली वर्षगांठ मनाया गया, जो कि 2021 में भू स्थानिक क्षेत्र में नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उसको बताते हुए इसके साथ साथ भू स्थानिक क्षेत्र आंकड़ा के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता करके मुख्य भाग में आना है। तो यह भू स्थानिक क्षेत्र में भारत के रोजगार बाजार को मजबूत करने की क्षमता के बारे में इसमें बताना है, और क्या सक्षम नीति लागू होने के बावजूद अभी भी कुछ बाधाएं हैं, तो उन बाधाओं का भी जिक्र करना है और इस दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर कहते हुए अंत में निष्कर्षता यही कहना है कि देश में भू स्थानिक क्षेत्र निवेश के लिए काफी अच्छी स्थिति में है। हालांकि चर्चा किए गए जो उपरोक्त मुद्दों पर एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण करने की आवश्यकता है। तो इसे निष्कर्ष में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा उत्तर निकल कर आएगा। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।